वहीं नूह में जिस तरह से कल हिंसा हुई, दो समुदाय आमने सामने आ गए, दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया, जमकर पत्थरबाजी हुई। अब इसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से नूह हिंसा पर बात की, उनका स्टैंड जाना। ओवैसी ने सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया, टारगेट करते हुए कहा कि जो कुछ भी नूह में हुआ है ये खट्टर सरकार की नाकामी है। सुनिए। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ चुके हैं। ओवैसी साहब, मेरा सवाल यही है, मेवात पर जिस तरह से कल से जानकारी आ रही है, जिस तरह की घटनाएं वहां से सामने आ रही है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सीधा आरोप है कि एक साजिश के तहत उनकी शोभा यात्रा पर पथराव होता है और लोगों को घेर कर पीटा जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। अब ये आरोप तो इनकी पुरानी आदत रही है, मगर मेरा मानना यह है कि जब एक जुनैद और नसीर का आरोपी एक वीडियो जारी करता है जो वांटेड है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के लिए, तो उस वक्त हरियाणा सरकार को फौरन एक्शन में आना चाहिए था। और जो भी हिंसा कल हुई है उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नाकामी, बीजेपी सरकार की नाकामी है। और हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक बात यह है कि दो होमगार्ड का भी मर्डर हुआ है, उनकी मौत हुई है। और एक सेक्टर 57 के अंजुमन मस्जिद के इमाम जनाब साद साहब की भी मौत हुई है, जो सीतामढ़ी बिहार से आकर यहाँ पर इमामत कर रहे थे। तो ये सरासर नाकामी है बीजेपी सरकार की। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, मगर हमको ये भी देखना है कि जो सो कॉल्ड गौरक्षक को हरियाणा सरकार ने हथियार रखने का लाइसेंस दिया और उनको इतना बढ़ावा दिया पिछले 3-4 साल में, और उसका हम नतीजा ये देख रहे हैं कि ये एक ज्यादा रेडिकलाइज और एक्सट्रीम हो चुके हैं। अब ये हिंसा को रोकना चाहिए, अमन की हम अपील करेंगे और पुलिस अनबायस तरीके से तहकीकात करे और जो भी इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले। मगर जब एक वांटेड आदमी वीडियो जारी करता है तो बेसिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम भी तो होना चाहिए कि आप फौरन आप उस पर एक्शन लेते और आप समझ जाते कि क्या हो रहा है और क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर तो वहां गया ही नहीं था, वहां बच्चे थे, औरतें थी और लोग थे। हालांकि आप तमाम तरह की जो बात है तो इसका मतलब ये है कि वो वांटेड शख्स हरियाणा में है, अभी इनको मालूम है वो कहाँ है। अच्छा, आप नासिर और जुनैद के घर गए थे, ये जानकारी है कि उसके बाद से लोगों में जाहिर सी बात है कि वो कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। क्या आपको कुछ कुछ बातचीत किसी से हुई है? वहां पर एमएम की विंग भी है, क्या चीजें वहां पर चल रही है, किस तरह की चीजें, अगर आप बता पाए। जिम्मेदारी तो बीजेपी की हरियाणा सरकार पर आयद होती है। मुझे यकीन है कि इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी कि ये जो करने जा रहे हैं या जिसने भी किया है। अब जब पूरा वाकया, ये तमाम तमाशे हो चुके हैं, अफसोसनाक है, लोगों की मौतें हुई हैं, मस्जिद को जला दिया गया है, तो अभी भी अगर हरियाणा की सरकार ऐसे लोगों का प्रमोशन करेगी और इनको आम लाइसेंस रखने के लिए हथियार देगी, तो फिर ये तो चलता रहेगा। और इसको ये भी इस पस मंजर में देखने की जरूरत है कि आइंदा 5-6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार काफी कमजोर हो चुकी है, तो ये भी हमको जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल दूसरा है, अब मेवात से अलग आरपीएफ को लेकर आपने कल एक ट्वीट किया था, आपने उस घटना को टेररिस्ट अटैक बताया था, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? मैंने इसलिए टेररिस्ट कहा कि वो शख्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक कांस्टेबल ऑफिसर है और वो अपने लाइसेंस वेपन के साथ अपने एक सीनियर एएसआई जनाब मीना साहब का कत्ल करता है। जो रहे थे, वो किसी से भिड़ गया था और मीना साहब का कत्ल करने के बाद वो दूसरे बोगी में गया, कंपार्टमेंट में गया, वहां पर एक मुसलमान को देखा, उसको गोली मारी। फिर दूसरे कंपार्टमेंट में गया रेलवे के, फिर और एक मुसलमान को गोली मारी। और आप देखते हैं कि उन 3 मुसलमानों में मरने वाले तो एक बेचारा बिहार का मजदूर था। तो यकीनन ये टेररिस्ट अटैक है। ये शख्स पागल नहीं है जो रेलवे के डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि ये जहनी तौर पर इसका तवाजुन ठीक नहीं था, ये सब बकवास है। जब वो अपने सीनियर का कत्ल करता है, उसके बाद दूसरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर चुनकर जिस पे चेहरे पर दाढ़ी है, मुसलमान है, मारता है,
और एक दर्दनाक वीडियो हमारे सामने आया है कि जिस शख्स को उसने गोली मारी मुसलमान को, वो तकलीफ और कर्ब के आलम में उसके पैरों के पास पड़ा है। तो क्या इसको आप टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे लोगों को? ये तो आतंकवादी हैं। और हम तो मोदी सरकार से ये फिर से बता रहे हैं कि वो शख्स 3 मुसलमानों को और एक मीना ASI ऑफिसर को मारकर कह रहा है कि इस देश में योगी और मोदी का नाम लेता है। आखिर ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं? ये एक्सट्रीमिज्म पर क्यों जा रहे हैं? जो वर्दी पहनकर जनता की हिफाजत का काम करना है, वो जनता का ही कत्ल कर रहे हैं, और वो भी एक समुदाय का टारगेट कर रहे हैं। तो यकीनन अगर बीजेपी अभी भी नहीं समझेगी कि पिछले 9 साल में उनकी पॉलिसीज की वजह से उन्होंने एक माहौल, एक एनवायरनमेंट पैदा किया पोलराइजेशन का, रेडिकलाइजेशन का, एक्सट्रीमिज्म का, और उसका खैमियाजा देश भुगत रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आपको पार्लियामेंट भी जाना है। अगर आप योगी आदित्यनाथ का जो बयान कल आया है सीएम का ज्ञानवापी पर, उस पर कुछ कहना चाहे। वो कह रहे हैं कि मस्जिद कहना गलत है, विवाद पैदा हुआ, इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे ज्ञानवापी को। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने भारत के संविधान रोज लिया, फिर आपकी आइडियोलॉजी पर आपने कसम खाई है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप ही के उत्तर प्रदेश में 1983 में काशी विश्वनाथ का एक कानून बनाया गया, जिसमें सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में बता दिया गया कि काशी विश्वनाथ की मंदिर क्या है, कहाँ उसका कितना रकबा है और ज्योतिर्लिंग कहाँ है। जब ये बात कानूनन बता दी गई, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ भारत के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। वो इस बात को डेलिबरेटली भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जिसके तहत ये कानून है आज भी कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा था, उसका स्टेटस बरकरार रहेगा। और तीसरी बात यह है कि जुडिशियल आउटरीच है ये योगी आदित्यनाथ का। जब एक मसले का मामला सब जुडिस है, अदालत में जेर दौरान है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पार्टीज ने ASI सर्वे के खिलाफ और AFI सर्वे के लिए बहस हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व्ड है, ऑर्डर रिजर्व्ड है, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। हम मुख्यमंत्री को ये कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट का कानून आपसे पुकार कर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाह थी वही रहेगी, और अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो फिर वो जो बौद्ध मजहब के जो हमारे पुराने अभी आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई जगह हैं, क्या उसका क्या करेंगे फिर आप? और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के जजमेंट में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और नॉन रिट्रोगेशन का वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, और एक जुडिशियल आउटरीच करेंगे जब एक मसला सब जुडिस है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो ना तो उत्तर प्रदेश के 83 के कानून को मानते हैं, बल्कि वो चाह रही हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जाए, ताकि 1990 में जिस तरह का एक नफरत का माहौल पैदा हो गया था उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क में, बीजेपी उसको दोहराना चाहती है। बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।